वेलकम इनर फाइट जंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 278 की 3 फाइट्स के बारे में। जोजे ऑल्डो वर्सेस मराब की फाइट, लूक रॉकहोल्ड वर्सेस आपके पॉल अकोस्टा की फाइट, लियोन एडवर्ड्स रॉकी वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट। इन तीनों फाइट्स के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे लूक रॉकहोल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानने के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और इन तीनों फाइट के बारे में भी बात करेंगे। पर इन सब के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है, और लंबे सफ़र में हौसले की बहुत ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन में क्लिक करिए। बात करते हैं सबसे पहले लूक रॉकहोल्ड की, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बल्कि उसके बहुत सारे जो इंटरव्यू हुए हैं पिछले 5-6 दिन में उसके बारे में। ठीक है, वैसे तो लूक रॉकहोल्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के और उसके इंटरव्यूज के काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक पहलू जिसको सभी के सभी इग्नोर कर रहे हैं वो यह है कि उसकी मेंटल स्टेट जो है, ऐसा लग रहा है कि लूक रॉकहोल्ड अभी अभी किसी ट्रेजेडी से उभरा हुआ है। और अगर ऐसा है तो हमारी सिंपैथीज लूक के साथ है। एट द सेम टाइम इन सारी बातों को देख के ये भी लगता है कि लूक रॉकहोल्ड कहीं ना कहीं यूएफसी के मैनेजमेंट से नाराज है, और नाराज होने की बनती भी है। सबसे बड़ी बात जो फेमस हो रही है इन सब इंटरव्यू के बारे में वो ये कि लूक रॉकहोल्ड ने बोला कि यूएफसी जो है माफिया के जैसे काम करता है। उसे कहने का मतलब ये है कि माफिया का सिंपल फंडा है, जब तक हम हमारे साथ काम कर रहे हो ठीक है, नहीं तो हम तुम अगर हमारे से अलग जाने की कोशिश करोगे तो हम तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, और अगर हम पे भी काम कर रहे हो, आपको 4 रुपए का पान मिल रहा है तो माफिया को 3 का चाहिए। ठीक है, आपको 3 कच मिल रहा है तो माफिया को 2 का चाहिए। माफिया को आपके हक में से हक मारना ही मारना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि यूएफसी ऐसा करता है। क्या यूएफसी हमेशा से ऐसा करता है? बिल्कुल भी नहीं। पर प्रॉब्लम तब आती है दोस्त जब बहुत कम प्लेयर बच जाते हैं। ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मैं तो खैर बैंगलोर में रहता हूँ, उससे पहले छोटे शहर में रहता था, उससे पहले उससे भी छोटे शहर में रहता था। पर अब छोटे शहरों में भी बड़े बड़े मार्केट खुलने लगे हैं, किराना की दुकान के बड़े मार्केट, बिग बाजार टाइप, राइट। जैसे कि यहाँ पे मार्स है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये मार्केट खुलते हैं ना, तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे किराने की दुकानें बंद होने लगती हैं। फिर क्या होता है कि ये मार्केट हमारा एक लौता साधन रह जाता है कि हमको लेना है तो यहीं से लेना है। फिर वो अपने दाम रखते हैं। ये जो अमेजन है ना, ये जो आपके गली, आपको एक वॉलेट जो अपने, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे बाहुबली है, बाहुबली चौराहा है, वहां पे मिल जाएगा ना एक वॉलेट, शायद 300 रुपये का मिलेगा। अमेजन में 250 का मिल रहा है। तो हम अमेजन से ऑफर करेंगे, वो 100 किलोमीटर दूर से आएगा, पर जब हमारे पास पहुंचेगा तो वो पता है नहीं क्यों अपने ही शहर के किसी चौराहे की किसी दुकानदार के 50 रुपए खा के पहुंच जाए। और वैसे ही वो दुकानदार कितने दिन तक रहेगा, उसकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। और जब वो खत्म हो जाएगी ना, तो अमेजन और ये जो बड़ी किराना दुकानें हैं, ये आपको वैसे ही खाएंगे जैसे आप इनका माल खाते हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप आपके अलावा, आपके सामने इनके अलावा कोई साधन नहीं रह गया है। यही कैपिटलिज्म का तरीका है और ऐसे ही काम करता है। जहाँ पैसा बाप है, और मेरे ख्याल से बाप से भी बड़ा है। बाप और पैसे को चुनना हो तो लोग पैसे को चुनते हैं, है कि नहीं? एनीवेज, क्योंकि पैसा रहा तो कई बाप मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही यूएफसी है। एक समय जब कंपटीशन था ना, स्ट्राइक फोर्स था, डब्ल्यूईसी था, प्राइड था, यूएफसी था, एलएफए भी था, और छोटे मोटे और प्रमोशन भी थे। तो क्या होता है कि फिर आपको अट्रैक्ट करना है आप खिलाड़ी को अपने तरफ, तो आप ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा राइट्स देंगे, सब कुछ ज़्यादा देंगे। पर अब यूएफसी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, और पूरा मार्केट 70-80% यूएफसी के पास है। ठीक है, सोचो आप यूएफसी के अलावा और कोई, मतलब बहुत ही रेयर ओकेजन होता है जब उन वो पेपर व्यू लाते हैं, है ना। और ये चूतिया जब मेरे को बात करना है तभी इसको गाड़ी निकालना है। एनीवेज, अब बात करते हैं फाइट्स की। पर फाइट में हम एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फाइट में 3 फाइट है, टॉप की 3 फाइट, और 3 फाइट के बारे में
लोग ऐसा लगता है मुझे कि अपना ख्याल बना चुके हैं कि कौन जीतने वाला है। उनको लगता है कि मतलब बाकी सारे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी सारे जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना जो डब्बे में माइक घुसाड़ के बैठे हुए हैं, नहीं मतलब वो वैसे नहीं बैठे होंगे बट उनके पास क्योंकि उनकी औकात है तो अच्छे माइक होंगे। अपने पास नॉलेज है तो अपन थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अपन क्या करते हैं, क्योंकि वो सब के सब आपको यही बता रहे होंगे कि उस्मान जीतेगा और पॉलो कोस्टा जीतेगा और मेराब जीतेगा, होजे अल्डो हारेगा, लूक रॉकहोल्ड हारेगा और लियोन एडवर्ड्स हारेगा। ये तो आप सब जगह ही सुन रहे हैं। मैं आपको ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये तीनों के तीनों हारेंगे, तीनों के तीनों जीतेंगे और मेन जो अंडरडॉग हैं वो जीतेंगे। और कमारू उस्मान, पॉल अकोस्टा और मराब दरवाशेली तीनों हारेंगे। मुझे पता है कि मेरे गलत होने के चांसेस 70% से ज़्यादा हैं, पर ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि एक पक्ष तो आप देखते हैं, दूसरा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली फाइट के बारे में बात करते हैं। पहली फाइट जैसे कि मैंने कहा, पहले ही बता देता हूँ कि मैं सबके खिलाफ जा रहा हूँ। मेरे गलत होने के चांसेस 70% से ऊपर हैं, पर मैं सबके खिलाफ जाते हुए कहता हूँ कि जोजे ऑल्डो जीतेगा, लूक रॉकहोल्ड जीतेगा और लियोन एडवर्ड्स जीतेगा। ठीक है, होंगे गलत तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब सब एक ही साइड बता रहे हैं तो मैं दूसरा साइड क्यों ना बताऊं। वैसे मैं आपको दूसरा साइड भी उतनी ही ताकत से बता सकता हूं जितना मैं ये साइड बता रहा हूँ। ठीक है, तो जोसे ऑल्डो वर्सेस मराब देश दवाश सॉलिया, सॉरी दोस्त, मैं नाम सही प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ बट मैराब ही बोलते हैं, है ना, ताकि मेरी जवान लड़खड़ाएगी नहीं। ठीक है, तो मराब की पहले बात कर लेते हैं। मराब जो है ना हबीब के स्टाइल का फाइटर है। अब आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल टाइपिंग के लिए चालू होगा कमेंट में, कमेंट बहुत अच्छे होते हैं आपके, बट पहले मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि कबीब के स्टाइल, सॉरी हबीब के स्टाइल का फाइटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हबीब के कैलिबर का है। ठीक है, हबीब का स्टाइल क्या है? हबीब ट्राई करेगा टेक डाउन करने की, फेल होगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर फेल होगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर फेल होगा तो फिर से ट्राई करेगा और तब तक ट्राई करते जाएगा जब तक कि आपको ग्राउंड में ना लेके जाए। और जब ग्राउंड में लेकर जाएगा ना तो आपके पास कोई चारा नहीं बच जाएगा टैप करने के अलावा। ठीक है, तो उस स्टाइल का है। जहां तक जोजे ऑल्डो की बात है, जोजे ऑल्डो मास्टर स्ट्राइकर है, इसीलिए मैराब को पता है कि वो स्ट्राइकिंग में तो हरा नहीं सकता उसको, तो उसके पास इकलौती ताकत जो है वो उसका ग्राउंड गेम है और वो फेवरेट है। जोजे ऑल्डो अंडरडॉग है। अजीब सा है ना, ये बात है कि जोजे ऑल्डो का लोगों को लगता है कि समय चला गया, पर लोगों को पता नहीं जोजे ऑल्डो की उम्र, जोजे ऑल्डो की उम्र मेरे से भी कम है। ठीक है, बहुत से आप में से कुछ लोग होंगे जिनके बराबर की होगी। एनीवेज, जोसे अल्डो ने बहुत समय बिताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने दुनिया में बहुत समय बिताया है। ठीक है, अब जोसे अल्डो न सिर्फ बेहतरीन स्ट्राइकर है बल्कि पिछले 10 साल से पता है आपको सारी दुनिया क्या बोल रही है कि जोसे अल्डो को हराना है ना तो ग्राउंड में लेके जाओ। पर पता है क्यों आदमी 15 साल में 10 साल चैंपियन रहा है? क्योंकि इसको ग्राउंड में ले जाना इतना आसान नहीं है। अगर ले जाओगे ना तो एक नई दिक्कत आती है जो जोसे ऑल्डो की प्रॉब्लम है। जोसे ऑल्डो की भी वही प्रॉब्लम है, नेट डियास की भी वही प्रॉब्लम है, डस्टिन पोरिये की भी बहुत हद तक वही प्रॉब्लम है। अदेसानिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इवन लियोन एडवर्ड्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनको ग्राउंड में लेकर जाते हैं ना तो वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उठ के आने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जुजित्सु इतना अच्छा है कि वो बॉटम से आपको सबमिट कर देंगे। अगर हम 2015 तक के एमएमए को देखते ना तो वो बात सही होती, पर 2015 के बाद जुजित्सु वर्सेस रेसलिंग की जो फाइट हो रही है ना दोस्त, उसमें जुजित्सु को बहुत ही कम बार जीत मिल रही है। ठीक है, अब जो लोग मानते हैं कि मेहराब फेवरेट है, उनका मानना है कि वो आसानी से उसको ग्राउंड पे लेके जाएगा और हराएगा। मेरा मानना है कि वो नहीं ले जा पाएगा और अगर ले भी जाएगा तो भी जोसे अल्डो विल फाइंड अ वे टू गेट अप, एंड वंस ही गेट अप देयर इज एंड टू दैट फाइट and you cannot defeat Jose Aldo on striking. At least मेहराब can't. ठीक है, मेहराब का भविष्य बहुत अच्छा है पर उसका टाइम अभी आया नहीं है। कम से कम हम
इस वीडियो के लिए यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि दूसरे तो सभी आपको बता दिए होंगे कुछ और। ठीक है, अब बात करते हैं लूक रॉकहोल्ड वर्सेस पॉल अकोस्टा की। जैसे मैंने पहले कहा कि हम सबके खिलाफ जाएंगे इस बार। सब कह रहे हैं पॉल अकोस्टा जीतेगा, हम कहेंगे लूक रॉकहोल्ड जीतेगा। जहां तक पावर की बात है, पॉल अकोस्टा के पास ज्यादा पावर है। जहां तक स्किल की बात है, आप मानिए ना मानिए, लूक रॉकहोल्ड के पास ज्यादा स्किल है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, पॉल अकोस्टा के पास ज्यादा बेहतरीन स्ट्राइकिंग है। जहां तक रेसलिंग की बात है, पॉल अकोस्टा से कहीं बेहतर रेसलिंग लूक रॉकहोल्ड की। मेरा मानना है कि अगर 185 पाउंड में ना, अगर ग्राउंड एंड पाउंड किसी की सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो उस आदमी का नाम है लूक रॉकहोल्ड। ठीक है, लूक रॉकहोल्ड, अब हम पहले से ही कह चुके हैं कि हम प्रेडिक्ट करेंगे कि लूक रॉकहोल्ड जीतने वाला है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर भाई जीतेगा कैसे। लूक रॉकहोल्ड विल टेक पॉल अकोस्टा डाउन एंड ही विल ग्राउंड एंड पाउंड। दैट्स द ओनली वे फॉर लूक रॉकहोल्ड। इसके अलावा एक और तरीका है। पॉल अकोस्टा की जो अच्छी बात है ना कि वो हद से ज़्यादा एग्रेसिव है, वही उसकी कमी भी है। हद से ज़्यादा एग्रेसिव होने के चक्कर में क्या होता है कि पॉल अकोस्टा जब पहला ख़त्म करता है ना, तो दूसरे की तैयारी चल रही होती है। तो अगर सामने वाला डग करके मारे, कहने का मतलब यह है कि पॉल अकोस्टा अपने आप को बार बार ओवर एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। और अगर वो अपने आप को बार बार ओवर एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा ना, तो अपना गार्ड डाउन करेगा ही करेगा। ठीक वैसे ही जैसे माइकल बिस्मिंग के खिलाफ लूक रॉकहोल्ड ने किया था। ठीक है, और लूक रॉकहोल्ड को निपटा दिया था माइकल बिस्मिंग ने। ठीक वैसे ही वो गार्ड डाउन करेगा, तो वहाँ चांसेस हैं। और तो और मेरे को उम्मीदें इसलिए भी इससे ज़्यादा हैं, उसके दो कारण हैं। जेसन परेलो जो है, मेरा मानना है आज सबसे बेहतरीन स्ट्राइकिंग कोच है एमएमए में। जेसन परेलो ना सिर्फ एमएमए में बल्कि बॉक्सिंग में भी बहुत बेहतरीन स्ट्राइकिंग कोच है। एट द सेम टाइम मेरा मानना है इस टाइम मेरे को लूक रॉकहोल्ड मेंटली ऐसी पोजीशन में लग रहा है कि वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। राइट, ऐसा नहीं है कि उठे हैं शेर कुछ करके दिखाएंगे, कुछ नहीं साले मूत के सो जाएंगे। मेरा मानना है कि इस टाइम शेर उठा है तो कुछ करके दिखाएगा। वैसे मूत के सोने के भी 70% चांसेस हैं। ठीक है, अगली फाइट के बारे में बात करते हैं। कुमारू कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, सॉरी कमरुद्दीन उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। पहले लास्ट फाइट की बात करें, लास्ट फाइट की बात करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देखो कमारू उस्मान लास्ट फाइट से बेहतर स्ट्राइकर है, कहीं ज़्यादा बेहतर स्ट्राइकर है। एक अजीब सी बात है जो मैं कमारू उस्मान के बारे में सोचता हूँ कि कमारू उस्मान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, हेनरी हूफ के अंदर। पर इतनी बेहतरीन स्ट्राइकिंग नहीं सीखा जितनी वो स्ट्राइकिंग अभी दिखा रहा है विटमोर के अंदर, है ना। अजीब सी बात है। वैसे विटमोर बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है, बट हेनरी हूफ कहीं, मतलब विटमोर बहुत बेहतरीन स्ट्राइकिंग कोच है, बट मेरे को नहीं लगता कि हेनरी हूप से बेहतर है। खैर, आप बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा अजीब सी बात है कि कमारू उस्मान, मेरा मानना है 185 में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइकर है। ठीक है, फाइट आईक्यू बहुत बेहतरीन है कमारू उस्मान का, चीज़ें चेंज कर सकता है कमारू उस्मान। कमारू उस्मान ने ये दिखाया है कि वो एडवर्सिटीज को ओवरकम कर सकता है लियोन एडवर्ड्स और गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट के बाद। ठीक है, लियोन की बात कर लेते हैं। उस फाइट के बाद लियोन कहाँ पे है। लियोन एडवर्ड्स पिछली फाइट से 10 गुना बेहतर रेसलर है। और एक अजीब सी बात है लियोन में कि लियोन बहुत तेजी से उठने में काबिल है। इवन उस फाइट में भी उठने में काबिल था वो। बेटर स्ट्राइकर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। जहां तक कि स्ट्राइकिंग की बात है, लियोन एडवर्ड्स कहीं ज्यादा बेटर स्ट्राइकर है। लियोन एडवर्ड्स लियोन एडवर्ड्स ना सिर्फ ऑर्थोडॉक्स बेहतरीन स्ट्राइकिंग कर लेता है, बल्कि सॉरी, बेसिकली तो वो साउथपा है, बट ऑर्थोडॉक्स भी बेहतरीन कर लेता है। और अजीब सी बात पता है आपको, लियोन एडवर्ड्स का जो खतरनाक जैब है ना, वो तभी काम करता है जब सामने वाला ऑर्थोडॉक्स हो। तो लियोन एडवर्ड्स उसको कम कर सकता है, उस सबसे खतरनाक वेपन को। ठीक है, जहां तक फाइट एंडिंग पावर की बात है, आप मानो या ना मानो, लियोन एडवर्ड्स के पास फाइट एंडिंग पावर है। 8 सेकंड का नॉकआउट है उसके पास। होरे मासविदाल का 5 सेकंड का है, उसका 8 सेकंड का है। ये बात अलग है कि उसका फाइट एंडिंग पावर कमारू उस्मान के फाइट एंडिंग पावर के सामने कुछ नहीं है, बट कुछ तो है। और एक
कमजोरी ये है कि चिन में मेरे को लग रहा है कि जब आप नेट डियाज में ऐसा ऐसा हो सकते हो तो कमारू उस्मान का पड़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, इसीलिए अगर कमार आपके रॉकी को जीतना है, राइट, अगर उसको लगता है ना कि वो स्ट्राइकिंग करेगा, धीरे 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 स्मॉल स्ट्राइकिंग करते जाएगा, पट 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 धीरे धीरे राउंड राउंड जीतते जाएगा, राइट, डिस्टेंस रख के, क्योंकि वो बेहतर स्ट्राइकर है, ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। वो पहला राउंड भी जीत सकता है, दूसरा राउंड भी जीत सकता है, तीसरा राउंड भी जीत सकता है। हो सकता है कि चौथे राउंड में उसका हाथ गलती से नीचे हो जाए और उसको एक घूसा पड़ेगा और वो फ्लैट हो जाएगा, तो वैसे नहीं जीत सकता है। अगर वो पॉइंट स्कोरिंग में कोशिश करेगा कि बस चलो ठीक है एक आध बार टेक डाउन, हाँ मेरे को पता है कि उसका 100% टेक डाउन डिफेंस है, कई लोगों का कहना है, कई लोग का कहना है कि कोबी ने टेक डाउन किया था कुमार उस्मान को, बट मान लो कि अगर उसको टेक डाउन करता है, एक बार टेक डाउन किया, 15-20 पंच मारे और दूर 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 रहे, और ऐसे अगर आप पॉइंट स्कोरिंग करोगे ना, तो हो सकता है कि पॉइंट के टेबल पे आप आगे जाओगे, बट कमारू उस्मान ना आपकी लाइट ऑफ कर देगा जैसे ही मौका मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर कमारू उस्मान ने रेसलिंग ही चालू कर दी, जो मेरे को नहीं लगता कि वो करेगा, है ना, अजीब सी बात है, मेजरली रेसलर है उसका सबसे आसान तरीका है रेसलिंग के तरह से जीतने का, बट वो रेसलिंग करेगा नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा मेरी मतलब इंस्टिंक्ट है। वो तभी करेगा रेसलिंग जब उसको लगेगा कि वो स्ट्राइकिंग में हारने लगा है। ठीक है, तो वैसे भी हारेगा, आप बोलोगे आपके सचिन भाई ऐसे भी हारेगा वैसे भी हारेगा, अभी तक तो आप यही बता रहे हो कि लियोन एडवर्ड्स ऐसे हारेगा वैसे हारेगा, इस तरीके से हारेगा उस तरीके से हारेगा, आप बताओ कि जीतेगा कैसे। मेरा मानना है कि लियोन एडवर्ड्स को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो उसने आज तक नहीं किया। पहला, उसको टेक डाउन के लिए ट्राई करना पड़ेगा पहले सेकंड में ही। पहली बात तो सबसे पहला काम तो ये करोगे, जब हाथ मिलाने आते हैं ना वैसे ग्लव्स करके, वो नहीं करो। वहीं से क्या होगा, सामने वाले के दिल में एक डाउट आना चालू होगा। आप हर चीज अनएक्सपेक्टेड करो। सामने वाले को लगता है कि वो आपको टेक डाउन करेगा। आपको पता है कमारू उस्मान इतना बेहतरीन स्ट्राइकर क्यों बन गया एकदम से? एक्चुअली नहीं बना है, अभी भी बहुत वीक स्ट्राइकर है, पावर बहुत है, बट स्ट्राइकिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला उसके टेक डाउन से इतना डरता है ना कि साला हाथ यहाँ से यहाँ रहता है कि ताकि वो नीचे से कोई जल्दी आए तो पकड़ ले उसको। टेक डाउन के सस्पिशन की वजह से कमारू उस्मान जैसे लोगों को खुली छूट मिलती है स्ट्राइकिंग करने की, और कमारू उसका पूरा फायदा उठाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये जो डर कमारू उस्मान ने दूसरे के दिल में बिठा रखा है ना, आप कमारू उस्मान के दिल में बिठा दो। जब मौका मिले आप टेक डाउन करने की कोशिश करो, क्योंकि कमारू, मैं बताता हूँ आपको, आप बोलोगे कि टेक डाउन करेगा ना तो बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी कैसे बचाना है एंड में। ठीक है, वही बताऊंगा। तो जब मौका मिले टेक डाउन करने की कोशिश करो। हो सकता है आप टेक डाउन ना कर पाओ, आज तक नहीं कर पाए कई लोग, आप भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओ ना, बट डर तो बनाएगा ना। जो डब डर बनेगा ना, तो सामने वाला स्ट्राइकिंग में उतना ही कमजोर होगा जितना आप हो, क्योंकि उसको भी टेक डाउन का डर है और आपको भी टेक डाउन का डर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज करनी है वो ये है कि नेक्स्ट जो चीज करनी है आपको ये करनी है कि आपको ये सोच के फाइट करना है कि आपके पास सिर्फ 3 राउंड है, सिर्फ 3 राउंड, इससे आपके पास एक राउंड भी ज्यादा नहीं है। आप पूरा पेस करो, आप फाइट को इतना ज्यादा तेज बना दो कि कमारू उस्मान कैन नॉट कीप अप विद इट, क्योंकि एक पता है, दो, एक बात जो बुरी है लियोन एडवर्ड्स की वो ये है कि उसको भयंकर डिसीजन मिलते हैं, पर यहाँ पे वो बहुत काम आएगी, क्योंकि डिसीजन मिलते हैं ना, तो लियोन एडवर्ड्स क्या है कि बहुत फाइट के एंड तक जाता है, 5वें राउंड तक। ठीक है, इसका मतलब उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, उसका कार्डियो बहुत अच्छा है। अब मान लो कि इतने कार्डियो के आपके पास पेट्रोल है ना, तो आप साला तीन ही राउंड में खत्म करो इसको। ये जो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी अपन खर्च कर रहे हैं ना टेक डाउन के लिए, उस एनर्जी को आप लेके आओ शुरू के 3 राउंड में। हमें को पता है कि एक्चुअली साइंस ऐसे काम नहीं करता, बट कोशिश करो, है ना। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सामने वाले को, क्योंकि आप टेक्निकली स्ट्राइकिंग में बस मजबूत हैं, बट सामने वाला आपसे कई गुना बेहतर है, रेसलिंग में कई गुना बेहतर उसको अपोनेंट मिले हैं आपसे। वो टैलेंट के मामले में आपसे बेहतर है, ताकत के मामले में आपसे बेहतर है, जनता उसके सामने है, साथ है, मेंटली भी आपसे बेहतर हो सकता है। तो कैसे जीतोगे आप? तो उसको ऐसी जगह ले जाओ जहां तक वो गया नहीं है।
ठीक है, कोबी कविंगटन ने कोशिश की थी और सबसे सफल कोई फाइटर है तो कोबी कविंगटन ही है कमारू उस्मान के खिलाफ। ठीक है, और अगर आप में से किसी के दिमाग में कभी कभी सवाल उठता है ना कि कमारू उस्मान और जीएसपी में कौन बेहतर है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, जरूर देखना आप। ठीक है, तो ये तरीका है कि लियोन एडवर्ड जीत सकता है, और लुक रॉकहोल्ड जीत सकता है, होजे ऑल्डो जीत सकता है, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये तीनों जीतेंगे। चांसेस मेरे गलत होने के 70% है, बट कभी कभी तो रिस्क लेनी पड़ती है ना जिंदगी में। आपको तो कोई रिस्क नहीं लेनी है, बस सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। ठीक है, और क्या चल रहा है आपके घर में ये बताइए कमेंट सेक्शन में। कभी आपको लगता है ना कि कोई अच्छी बात हुई है आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे को पढ़ के अच्छा लगेगा। अपने में से ही कोई आगे बढ़ता है ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, अपने में से किसी का कोई दुख है तो बांटने की कोशिश कर सकते हैं। मदद करने की स्थिति में आज नहीं हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं रहूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और हाँ, मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ जो सिर्फ उनके लिए होगा जो जल्दी जल्दी मेरे से जुड़े हैं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस ऑल्सो। बाय।